कि 100 दिन का जो वायदा पूरा करने के लिए उन्होंने जो आश्वासन दिया था वो हमें भी पता था कि वो नहीं होगा, लेकिन हमें शुरुआत तो होती हुई नजर आए। ये शुरुआत भी नजर नहीं आ रही जो है, तो इससे हम लोग ज्यादा दुखी हैं। तो हमें ये अनुमान है या क्या है कि अब हम ये सोच रहे हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो हमारी बात जो है मोदी जी तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जंतर मंतर एक ऐसा साधन है जो कि सरकार द्वारा भी अपने आप में नियमित है कि भाई कोई भी संघर्ष करना है वो करना है, तो वो ऑथराइज है कि वो है। तो क्यों ना हमने सोचा कि इस बार हम जाकर वहां अपनी बात रखें, हो सकता है मोदी जी का ध्यान हम पर आ जाए। नमस्कार, आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे। और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है इनसे एक बार परिचय कराता हूं, उसके बाद विषय के ऊपर आएंगे हम। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं मनोज कुमार आर्या, प्रेसिडेंट RWA बसंत कुंज एनक्लेव बी ब्लॉक से। जी, बसंत कुंज बी ब्लॉक से RWA के प्रधान तो हैं, मगर साथ साथ 69 वेलफेयर एसोसिएशन से भी ताल्लुकात रखते हैं। ये जो 69 वेलफेयर एसोसिएशन, ये है क्या? और अगर बोर्ड में आप दिखेंगे, मनोज जी के ठीक सर के ऊपर लिखा है चलो जंतर मंतर, और डेट भी मैं दिखाऊंगा। मनोज जी थोड़ा साइड होकर दर्शकों को ये दिखाएं, दिनांक रविवार 10 नवंबर, समय सुबह 10 बजे, चलो जंतर मंतर। यानी कि आइए आगे आ जाइए। इनका एक नारा है 10 बजे 10 नवंबर, चलो जंतर मंतर। सर, जंतर मंतर क्यों पहुंच गए? जंतर मंतर में तो बड़ी चीज होती है, रामलीला मैदान में तो बड़ी चीज होती है। जंतर मंतर तक आपका पहुंचने का थोड़ा सा ये जो रोड मैप है, थोड़ा सा बताएं, क्या करेंगे जंतर मंतर पहुंच के? जंतर मंतर पहुंच के दरअसल क्या है कि एक बहुत लंबे संघर्ष के बाद जब हमने सोचा कि ये संघर्ष बड़ा हो गया, दरअसल क्या था कि हमारा जब जब चुनाव आते थे हम बहुत लंबे संघर्ष कर रहे हैं और बहुत समय से कर रहे हैं, और हमेशा ये था कि हम जो भी अपने आप में जो नेता जो होते थे, जो MP का इलेक्शन लड़ने आते थे, विधायक का इलेक्शन लड़ने आते थे, तो वो क्या था कि वो हमारा स्थानीय संघर्ष था। तुम लगातार उनसे ये बात कहते थे कि भाई इस तरीके से, जो हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे थे, हम केवल इतनी बात मांग रहे थे कि भाई जिस घर में हम रह रहे हैं उसका हमें मालिकाना हक मिले, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे थे। ऐसी स्थिति में 1731 कॉलोनी करके और 69 को एफ्लुएंट करके आप हमारे हालात देखो कि एफ्लुएंट जो इन्होंने घोषित कर दिया, या तो सरकार भी कानून की तरह आंख मूंदे बैठी है। तो ऐसी स्थिति में इनको ये देखना चाहिए कि जो हमें जन सुविधाएं के नाम पर सरकार इतनी जन कल्याणकारी नीतियां जो है वो अपने आप में चला रही है, देश भर में चल रही है। तो उसी मुख्य धारा में हम लोग भी, हमें भी पूरा अधिकार है कि उसी मुख्य धारा में आए। हमें कोई भी आके दिया अधिकार तो आपके पास है ही नहीं, जहां तक मुझे जानकारी है। 69 वेलफेयर एसोसिएशन ये बना क्यों भाई? ये एसोसिएशन को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में एक ऐसा तबका है, एक ऐसा क्षेत्रफल है जिस क्षेत्रफल को छोड़ दिया गया है, और जो एक शब्द का उच्चारण कर रहे हैं एफ्लुएंट, यानी कि हिंदी शब्दकोश में अगर आप देखेंगे उसे धनाढ्य कहते हैं। अगर आप छतरपुर क्षेत्र में चलेंगे, यानी कि जो क्षेत्रफल बनाया गया है भाई 69, ये जो कॉलोनीज है ये एफ्लुएंट है। मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ, किस तर्ज पर सर्वे हुआ हमें तो नहीं मालूम है, मगर अगर आप आएंगे यहाँ पर दौरा करेंगे तो आपको इन लोगों की स्थिति पता चल जाएगी कि कितने गज के मकान हैं, किस तरीके से इनकी दीवारें, टाइल, पत्थर। एफ्लुएंट का मतलब समझ रहे हैं ना? यानी कि करोड़पति लोग, धनाढ्य लोग। हमें तो नहीं लगा कि भाई, हमने जितना सर्वे किया, हम जितने पत्रकारिता के दौरान चलते फिरते हैं, हमें नहीं लगता है कि इस क्षेत्र में कोई बहुत ज्यादा अमीर लोग यहाँ पर रहते हैं। हमारी समझ से तो बाहर है मनोज जी, और मूलभूत सुविधा मुख्य धारा से आप लोग बाहर हो, लंबे संघर्ष कर रहे हो, ये समझ से बाहर है मेरी। क्या देखिए, ये आपकी बहुत वाजिब बात है कि 69 कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन ये कोई राजनीतिक संगठन तो है बिल्कुल। ये लगातार जो है 69 कॉलोनी जिनको एफ्लुएंट इन्होंने घोषित कर दिया, ऐसी स्थिति में उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि भाई हमें भी आप मुख्य धारा में लेके आओ। इतनी जन कल्याणकारी नीति, या तो आप हमें पशु घोषित कर दो, तो हमें उससे क्या होगा कि उसमें भी इनका नुकसान होगा, क्योंकि हम वोट देने के अधिकार से हट जाएंगे। तो कहने का मतलब केवल इतना है कि हम अपने आप में जो भी चीजें मांग रहे हैं, अब जैसे कि आपने कहा कि जंतर मंतर ही क्यों, क्योंकि स्थानीय उस पर हम इतना संघर्ष हमने करा और वो करा, तो हमें लगा कि ये चीज जो है, जो निचले लोग हैं, जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, वो भी आए, उन्होंने कहा कि हम 100 दिन में आपका ये करेंगे। हमें भी पता था कि ये इस समय चुनावी जुमला है और कुछ नहीं है, लेकिन हमें उन पे विश्वास करते हुए हमने भरपूर उनको समर्थन दिया। और उनको क्या समर्थन दिया? हमने मोदी जी को समर्थन दिया।
लोकसभा इलेक्शन में। नहीं, लोकसभा इलेक्शन में ये क्षेत्रफल से तो बीजेपी जीती है, जहां तक आंकड़ा और समीकरण हमने अभी भी उठा के देख लेंगे। लोकसभा चुनाव में जिस क्षेत्र की बात हो रही है उस क्षेत्र से भारी बहुमत से बीजेपी जीती है यहाँ से। मैं इसी बात को कहना चाहता हूँ कि 100 दिन का जो वायदा पूरा करने के लिए उन्होंने जो आश्वासन दिया था वो हमें भी पता था कि वो नहीं होगा, लेकिन हमें शुरुआत तो होती हुई नजर आए। ये शुरुआत भी नजर नहीं आ रही जो है, तो इससे हम लोग ज्यादा दुखी हैं। तो हमें ये अनुमान है या क्या है कि अब हम ये सोच रहे हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो हमारी बात जो है मोदी जी तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जंतर मंतर एक ऐसा साधन है जो कि सरकार द्वारा भी अपने आप में नियमित है कि भाई कोई भी संघर्ष करना है वो करना है, तो वो ऑथराइज है कि वो है। तो क्यों ना हमने सोचा कि इस बार हम जाकर वहां अपनी बात रखें, हो सकता है मोदी जी का ध्यान हम पर आ जाए। मोदी जी की बात हो रही है भैया, उससे पहले के जो पायदान में जो लोग मौजूद है, यानी कि निगम पार्षद, एमएलए, जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूं मैं। एमएलए के बाद फिर एमपी आते हैं, उसके बाद फिर जो सेगमेंट में बातें हो रही है, यानी कि अर्बन मिनिस्ट्री इसमें एंट्री करती है। अर्बन मिनिस्ट्री में पहले पिछले जो मंत्रिमंडल था उसमें हरदीप पुरी जी थे। जानकारी के मुताबिक एक क्षेत्र में उनको बुलाया गया, इसी एफ्लुएंट एरिया में ही उनको बुलाया गया, मीटिंग रखी गई, बाकायदा अपनी मांग रखी गई। 100 दिन के वरीयता प्राप्त रामवीर सिंह बिदुड़ी जी ने ये प्रतिश्रुति दी थी कि भाई 100 दिन के अंदर हम इसको कर देंगे। ये सारा का सारा जो जितनी सारी प्रतिश्रुतियां थी वो सारी की सारी फेल नजर आई। अब अगर जंतर मंतर जाके बात नहीं बनती है मनोज जी, चुनाव सर पर है, और मेरे ख्याल से चुनाव से पहले, यानी कि आचार संहिता घोषणा होने से पहले अगर आप ये काम नहीं करवा पाएंगे, पुनः आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इसको मद्देनजर अगर मैं सवाल पूछूं तो क्या चुनाव से पहले, क्या आचार संहिता पहले, क्या आप बात मनवा सकेंगे ये जो अपकमिंग नेता आने वाले हैं आपके द्वार पे? देखिए, जब आप संघर्ष की राह पर चलते हैं तो आपको उसकी मंजिल का पता नहीं होता है, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हमें ये संघर्ष करना है और करते रहना है। हम केवल हम ही नहीं, पूरी 69 कॉलोनी के जितने भी निवासी हैं वो सब अपने आप में साथ हैं और सबने मन में ठान लिया है कि हमें संघर्ष करना है। अब ये सरकार की क्रेडिबिलिटी के ऊपर है कि सरकार अपने आप में क्या चाहती है, कि कितनी जल्दी हमें, अगर वो न्याय के रास्ते पे है तो हमें न्याय दिलाए, अगर ऐसा नहीं चाहती तो ये हो सकता है कि संघर्ष लंबा हो, और कितना भी लंबा हो संघर्ष को हम बढ़िया तरीके से जिए। चलिए, संघर्ष बढ़िया तरीके से जिएंगे। सर आप भी आइए एक बार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मनीष अग्रवाल है। मैं वसंत कुंज एनक्लेव बी ब्लॉक में जनरल सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी साहब हैं, और बसंत कुंज क्षेत्र में काफी इनको मैंने देखा है, इनके जनसंपर्क काफी बढ़िया है, लोगों के साथ तालमेल करके चलते हैं। मगर लोग जब आपको सवाल पूछेंगे सेक्रेटरी साहब कि हमारे घर का मालिकाना हक का क्या हुआ, हम कब मालिक बनेंगे, मूलभूत सुविधा से कब तक वंचित रहेंगे, आप क्या जवाब देते हैं? हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमारी कॉलोनी का संघर्ष इस संघर्ष के साथ जुड़ चुका है। जहां पर भी जरूरत पड़ेगी हम पूरे तन मन धन से इस संघर्ष में जुड़े रहेंगे, और जब तक हमें अपना मालिकाना हक नहीं मिलेगा तब तक हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। इसके अलावा अफ्लुएंट कह के इन्होंने छोड़ दिया, कभी आके देखें इस कॉलोनी में 100 गज में 4 परिवार रह रहे हैं। कोई ये नहीं है 500 गज, 400 गज, 200 गज। अगर कोई 8 फ्लैट की बिल्डिंग है तो 200 गज में बनी है। एक छोटे छोटे 2 BHK वाले कहाँ से अफ्लुएंट हो जाएंगे? ये सर्वे किसने किया, किसने बताया, ये रिपोर्ट कहां तक पहुंची, किस तरीके तर्ज पर इसको कर दिया गया? आपको लगता है सर्वे प्रॉपर और एक ऑथेंटिकेशन के हिसाब से हुआ है? नहीं, ये सर्वे बिल्कुल गलत हुआ है। इस सर्वे को दोबारा होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये दोबारा सर्वे क्यों नहीं हो रहा, जब इतना लोग आवाज उठा रहे हैं कि भाई सर्वे गलत है, तो उसको दोबारा करके सरकार इसकी पुष्टि क्यों नहीं करती? या तो हमारे पूर्व सांसद विदुड़ी जी ने भी बोला था लोकसभा के पटल पे, ये सर्वे गलत है। जब एक सांसद, एरिया का सांसद इस बात को कह रहा है तो सरकार को क्यों नहीं समझ आ रहा? क्यों नहीं सर्वे को दोबारा कराया जाए और उसको स्थापित किया जाए? अगर सही है तो सही है, गलत है तो उसको दोबारा से उसको तो फिर बात तो आके वही अटक जाती है ना कि भैया आपके मान लो क्षेत्रीय नेता आपके साथ है, एमपी आपके साथ हैं, संसद में भी ये बातें हो चुकी है, आपके एमपी साहब ने भी ये बात को, आवाज को उठा रखी है। तो बस की कौन सी सीढ़ी जो है वो मेरे को आप बताना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आप बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी को, उससे पूर्व एमपी आते हैं, एमपी भी आप के यहाँ से क्षेत्र से बेचारे काफी संघर्ष करते हुए, बोलते हुए, करने की प्रतिश्रुति देते हुए भी दिखे। अटक कहाँ जा रहा है मामला? शायद ये मोदी जी तक नहीं पहुंची है, लेकिन अब हमें पूरा विश्वास है 10 नवंबर को जब हम इस संघर्ष में जुड़ेंगे,
जंतर मंतर पे, तो शायद ये आवाज मोदी जी तक पहुंचेगी और हमें अपना मालिकाना हक मिलेगा। नहीं, और एक इसमें सवाल आता, मालिकाना हक मिलेगा, होगा, संघर्ष जारी रहेगा, हमारी समझ से परे है, क्योंकि इस संघर्ष के साथ आप लोगों के साथ लगातार विगत 3-4 साल से हमारे चैनल के माध्यम से हमने अनेकों रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अब अगर चुनाव से पहले एक सवाल मैं करता हूं, तो वोट देने का फिर क्या फायदा होगा? आपने लगातार वोट दिए, आप लोगों ने प्रतिनिधित्व करने के लिए लोगों को चुना, आप लोगों की बातें पहुंचनी चाहिए थी, मगर अभी सुनने के लिए कई सारे बोर्ड भी हमने देखा कि भैया नो रेगुलराइजेशन नो वोट, एक ऐसी चीजें भी हमारे सामने और ऐसी बात भी निकल करके आ रही है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? अगर 10 नवंबर के बाद हमारे बातों पे विचार नहीं किया गया तो हम सब पॉलिटिकल पार्टीज का बहिष्कार करेंगे और उनके किसी भी चुनावी वादे पे इस बार हम नहीं जाएंगे और हम अपना डिसीजन लेंगे। जी, मनोज जी से भी जानकारी लेंगे। मनोज जी, खासकर ये जो मैं लास्टली एक कंक्लूजन की और अगर पहुंचते हैं, थोड़ा आ गया कंक्लूजन की और पहुंचते हैं, क्योंकि वोटिंग तो सबसे बड़ी चीज होती है। नेता अगर दीवाने हैं तो वोट के, प्रशासन अगर उसमें, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब चुन के जाती है तब जाके प्रशासन में या तो संवैधानिक पद पर पहुंचती है। जब आप वहीं पे ट्रिगर दबाएंगे, मुझे लगता है इसका काम हो जाएगा। चुनाव से पहले, आचार संहिता पहले एक नो रेगुलराइजेशन नो वोट, एक नारा भी चलने लग रहा है आपके क्षेत्र में। देखिए, जब संघर्ष की मानसिकता व्यक्ति बनाता है ना, तो हमेशा सकारात्मक सोच ही रहती है। उसको लगता है कि इस बार हम जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें ये हो जाएगा। आपने कहा कि ये रोड़ा कहाँ अटक रहा है, ये रोड़ा अटक रहा है न्याय दिलाने की मानसिकता के लिए। न्याय दिलाने की मानसिकता अभी तक नहीं बन पाई है, हम उसमें लगातार संघर्ष कर रहे हैं और यह बात बिल्कुल सत्य है। इस बार हम सब लोगों ने ये अभी चूंकि चुनावों में ज्यादा समय नहीं है, लेकिन इतना समय है कि हम सरकार को इस जंतर मंतर के धरने के बाद अपनी ताकत दिखा देंगे और बता देंगे, ताकत इन द सेंस कि हम बता देंगे कि जो संघर्ष हम कर रहे हैं, हम धनाढ्य लोग नहीं है और अपने आप में जो है, जो आपकी जो मुख्य धारा है उसमें हम आने के लिए उत्सुक हैं। आप हमें क्यों नहीं इस तरीके से आलिंगन करते? तो ये लगातार हम इसको समझाने में कामयाब भी रहे हैं और आगे भी कामयाब होंगे और इसी मानसिकता के साथ कि भाई हमें न्याय मिले, इसके लिए हम, और ये बात बिल्कुल है कि इस बार जो जनप्रतिनिधि आएंगे वो केवल वादों के साथ नहीं, ये कॉन्क्रीट उसके साथ आएंगे, किसी उसका वो लाएंगे, तभी हम लोग चुनाव का मन बनाएंगे, नहीं तो हम चुनाव को बहिष्कार करेंगे। प्लान बी भी तैयार है और मनोज जी हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, खासकर 69 अनऑथराइज कॉलोनी के क्षेत्रफल में रहते हैं, वीडियो को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि 10 बजे 10 नवंबर चलो जंतर मंतर, ये आप लोगों का नारा है और वीडियो के साथ अगर आप सभी को अवगत करेंगे तो बढ़िया आपके जो कैंपेन है, जो आपकी मुहिम है, सफल हो जाए। मनोज जी, आपने टाइम दिया, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।